बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का हमारा टॉपिक चल रहा था। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के कुछ लेक्चर्स हमने किए थे, कुछ रह गए थे। इंस्ट्रूमेंटेशन हमने की थी, मास स्पेक्ट्रम हमने किया था। तो देखते हैं आज हमने क्या करना है। आज का जो लेक्चर है हमारा ये हमने लास्ट लेक्चर किया था, मास स्पेक्ट्रम पे एक लेक्चर किया था। और उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर एंड पीक एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इस पे हमने लेक्चर किया था। एक पूरा यूनिट हमने कंप्लीट किया था। 2 लेक्चर थे ये। लास्ट 2 क्लासेस जो हैं वो हमने इसमें की। अब हम आज जो है वो हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगला जो यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें एक टॉपिक किए हैं, एक लेक्चर। दूसरा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। 2 लेक्चर हैं। तो ये जो यूनिट है इसका जो पहला लेक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बात हमने डिस्कस की थी कि पहले हम मॉलिक्यूलर आयन पीक को कंफर्म करते हैं और ताकि हमें मॉलिक्यूलर मास कंफर्म हो जाए। मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है इट डिपेंड्स ऑन द आयनाइजेशन फेनोमेना, यानी आयनाइजेशन चैम्बर में आयनाइजेशन हो रही होती है, तो आयनाइजेशन फेनोमेना पर डिपेंड करता है। और जब तक कि मॉलिक्यूलर आयन पीक कंफर्म नहीं होगी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ नहीं जा सकते। मॉलिक्यूलर मास कंफर्म नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए मॉलिक्यूलर आयन पीक को कंफर्म करना ज़रूरी है ताकि मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल जाए और फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाते हैं। उसके लिए हमने ये भी डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी मदद से मॉलिक्यूलर आयन पीक कंफर्म की जा सकती है। मुख्तलिफ तरीके हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक कंफर्म करने के। तो क्या तरीके हो सकते हैं, कोई बताएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी? जी, क्वेश्चन मेरा ये कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी हमने मॉलिक्यूलर आयन पीक कंफर्म करने के लिए, हमारे पास क्या मेथड, किस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं, कोई बताएगा इसका जवाब? जी, अनुषा नूर साहिबा और कोई? फायका शफीक। जी, कोई सवाल बताना चाहेंगे इसका, सवाल का जवाब? चलो एट द एंड हम देखते हैं इसको। और कौन है? उरूज रहमान। जी, कोई सवाल का जवाब देना चाहें? सुल्तान साहब भी हैं यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये है रिफत फातिमा, बताना चाह रही हैं कुछ? जी, रिफत फातिमा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, सर हम लोग मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक से, जो कि आयनाइजेशन चैम्बर में प्रोड्यूस होती है और वो फॉर्म होता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग केटायनिक रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है। उसको कंफर्म कैसे करते हैं? जब उसको कोई डाउट हो रहा होता है हमारे पीक नहीं आ रही तो फिर क्या करते हैं? सर हम लोग आइसोटोपिक पीक से भी कंफर्म कर सकते हैं, उसके ठीक है। फ्रैगमेंट्स से कंफर्म कर सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन अगर अच्छे हैं तो उनसे कर सकते हैं। अच्छा,
चलें ठीक है। और इसका और भी कोई जवाब बताना चाहें? और कोई जवाब भी बताना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल के अंदर। टेक्निक्स चेंज कर सकते हैं, आयनाइजेशन फेनोमेना हम चेंज कर सकते हैं, एनर्जी वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना, लॉसेस से, लॉजिकल लॉसेस के ज़रिए से हम देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस की थी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब मॉलिक्यूलर मास हमारा कंफर्म हो गया तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए जो आपका एनालाइजर है ये अच्छा होना चाहिए, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए। जो नॉर्मल एनालाइजर इस्तेमाल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक एनालाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन जिससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कंफर्म नहीं होता। उसके लिए हमें ज़्यादा एफिशिएंसी वाला एनालाइजर इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए तो सिंपल एनालाइजर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी है, इसलिए कि एनालाइजर तो उसमें इतना रोल नहीं है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना चाहते हैं तो फिर एनालाइजर वाले पार्ट को थोड़ा सा एडवांस करना पड़ता है। आयनाइजेशन फेनोमेना वही रहेगा, अलबत्ता एनालाइजर वाला पार्ट एडवांस हो जाता है, तो उसकी मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलता है। तो हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का क्या तरीका है। EIMS की हम बात कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ें जो हमने लास्ट लेक्चर भी की थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए और मॉलिक्यूलर मास के लिए नाइट्रोजन रूल का हमने कहा था कि अगर नाइट्रोजन की प्रेजेंस कैसे मालूम की जाती है, या तो हमारा मॉलिक्यूलर मास इवन होगा या ऑड होगा। अगर मास हमारा इवन होता है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, नाइट्रोजन या तो एब्सेंट होता है या फिर इवन नंबर्स में मौजूद होता है। दूसरा हमारे पास होता है कि मॉलिक्यूलर मास हमारा ऑड हो, तो नाइट्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट और जो इसकी प्रेजेंस है वो ऑड नंबर में होगी, यानी नाइट्रोजन लाजमी मौजूद होगा और ऑड नंबर में होगा। तो ये नाइट्रोजन रूल कहलाता है, जिससे नाइट्रोजन की प्रेजेंस पता चलती है कि नाइट्रोजन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इवन नंबर में हो सकता है या ऑड नंबर में हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए है वो मैंने बताया था, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रेजेंस। ये अमूमन आइस जो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है M+, इसी तरह M+1 पीक आती है आइसोटोपिक पीक और M+2 पीक आती है। तो M+2 पीक जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन की आती है, 37 क्लोरीन और ब्रोमीन 81। तो यानी, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की जो रिलेटिव इंटेंसिटी है वो उसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक से 1:3 की रेशो में, और ब्रोमीन की मौजूदगी में M+2 की रिलेटिव इंटेंसिटी मॉलिक्यूलर आयन पीक के साथ 1:1 रेशो रखती है। तो क्लोरीन ब्रोमीन की प्रेजेंस हमें पता चल जाती है मास स्पेक्ट्रम से। अगर क्लोरीन ब्रोमीन मौजूद है, M+2 पीक जो है उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर हेल्पफुल होते हैं। एनालाइजर, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एनालाइजर पर डिपेंड करता है, और एनालाइजर मैंने बताया एनालाइजर क्या है, जब हम जाते हैं आयनाइजेशन चैम्बर से, ये देखते हैं, ये हमारे पास सैंपल इनलेट सिस्टम है, ये आयनाइजेशन चैम्बर है, ये वाला, ये फिलामेंट लगा हुआ है, रिपेलर लगा हुआ है, ये एक्सेलरेटिंग प्लेट्स लगी हुई हैं, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, और ये मैग्नेट रखा हुआ है। मैग्नेट क्या है? दिस इज द फील्ड बैरियर, ये रिजॉल्व करता है, यानी ये यहाँ से जो हमने पढ़ा था एनालाइजर का काम, कि ये कर्व लाइट पाथ बनाता है, क्योंकि पॉजिटिव आइन है, नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से कर्व बनेगा, एक रेडियस जनरेट होगा, और रेडियस हर एक का मुख्तलिफ होगा, जिसको मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज के जरिए फ्लक्चुएट करते चले जाते हैं, तो रेडियस वेरी करता है, उसमें टाइम लगता है, जो टाइम डिफरेंस की वजह से जो है वो रिजोल्यूशन होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के जैसे पास होगा तो डिटेक्टर लगा हुआ है, आगे रिकॉर्डर लगा हुआ है। तो ये हमारे पास एनालाइजर, सिंपल हमारे पास जो फील्ड इस्तेमाल होती है, एनालाइजर इस्तेमाल होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको सिंगल फोकसिंग एनालाइजर कहते हैं। तो ये सिंगल फोकसिंग एनालाइजर लो रेजोल्यूशन एनालाइजर कहलाते हैं, इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये सिर्फ मॉलिक्यूलर मास कंफर्म करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको मुख्तलिफ एनालाइजर इस्तेमाल करने पड़ते हैं,
जिसमें से एक डबल फोकसिंग भी है जिसको हाई रेजोल्यूशन कहते हैं। जो ये दो फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिफोर मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से गुजरना पड़ेगा तमाम पार्टिकल्स को, रेजोल्यूशन होगी और फिर मजीद रेजोल्यूशन होगी जो मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद। दूसरा हमारे पास ये सिंगल फोकसिंग एनालाइजर क्या है। सिंगल फोकसिंग एनालाइजर जो है वो मैग्नेटिक सेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन आइन। ये जो आइंस मूव कर रहे हैं, ये जो आइंस मूव कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर आप अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और उसके बाद आइन ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ, देयरफॉर द मैग्नेटिक सेक्टर फॉलो एन आर्क। रेजोल्यूशन इसकी तक अराउंड 5000 होती है, यानी इसका 5000 एक फिगर है, एक नंबर है, 5000 इसकी रेजोल्यूशन होती है। ये एक सिंगल फोकसिंग एनालाइजर की एग्जांपल है। यहाँ से एंट्रेंस हुई, ये मैग्नेट लगा हुआ है और ये एक कर्व लाइट पाथ आता है, यहाँ से ये एग्जिट हो गया, यानी एनालाइजर की रेंज शुरू हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की रेंज शुरू हो गई और ये कर्व होकर डिटेक्टर की तरफ जा रहा है। इट इज लो रेजोल्यूशन एनालाइजर। इसको हम LR कहते हैं, लो रेजोल्यूशन। अगर ये EIMS के साथ भी लग सकता है तो लो LR EIMS। FD सेकंड टेक्निक FD के साथ भी लग सकता है, जिसमें जो आयनाइजेशन फेनोमेना फील्ड डिसॉर्प्शन है और LR लगा हुआ है। लो रेजोल्यूशन एनालाइजर यही लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। तो LR FDMS हो सकता है, LR CIMS हो सकता है, LR FAB हो सकता है। तो एक ही आयनाइजेशन टेक्निक है, उसके साथ यानी तमाम आयनाइजेशन टेक्निक के साथ आप LR लगा सकते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लगा दें अगर आपको मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है तो। लो रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मास स्पेक्ट्रम डिटरमाइन ओनली मॉलिक्यूलर मास, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिटरमाइन मासेस ऑफ मॉलिक्यूल एंड फ्रैगमेंट विद 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा, इसका चूंकि बहुत अच्छी रेजोल्यूशन नहीं होती है तो ओनली 1 डेसिमल प्लेस तक मास को मेजर करता है, यानी अगर कोई मास आ रहा है 20 तो 20.2, 30.8, 40.6, 180.9, तो 1 डेसिमल प्लेसेस तक रिजॉल्व करता है ये, ठीक है। एनालाइजर ऑफ लो रेजोल्यूशन ओनली मैग्नेटिक फील्ड, चीप टू ऑब्टेन, आसान है, यानी ये ज्यादा कोई महंगा एक्सपेंसिव नहीं है, इसलिए हम जब तक मॉलिक्यूलर मास कंफर्म करने जा रहे होते हैं तो लो रेजोल्यूशन ही लगाते हैं, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाते हैं तो हाई रेजोल्यूशन लगाते हैं। डबल फोकसिंग एनालाइजर के अंदर ये हाई रेजोल्यूशन है, मैग्नेटिक सेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर आर अप्लाइड। रेजोल्यूशन इज इंक्रीज्ड, कितनी इंक्रीज हो जाती है, 10⁵ वहाँ 5000 थी, ये 10⁵5, यानी 10 के साथ आप 50 और लगा दीजिए तो बहुत ज्यादा हो गई। मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्जर्व इन 4 डेसिमल प्लेसेस, जो ये मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व कर रहा होता है वो 4, यानी अगर मास आ रहा है 180.234234 4 डेसिमल प्लेसेस, रिजोल्यूशन बढ़ जाती है, ये 4 डेसिमल प्लेसेस को भी रिजॉल्व कर देता है, सेंस कर लेता है। मिसाल के तौर पे पार्टिकल आ रहे हैं जनाब आपके 10.1, 10.234, 10.236, 10.948, तो उन सबको 10 मानेगा लो रेजोल्यूशन वाला, उन सबको 10 सपोज कर लेगा, लेकिन हाई रेजोल्यूशन वाला उन सबको सेंस करेगा और सबको अलग अलग सपोज करेगा कि जनाब ये 10.234 है, ये 10.239 है, हर एक को अलग अलग सपोज करेगा। एग्जैक्ट मास बताता है, हाई रेजोल्यूशन वाला एग्जैक्ट मास बताता है, ठीक है। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब हमें एग्जैक्ट मास पता चलता है। ये एक एग्जांपल है डबल फोकसिंग की, पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर से पास हो रहा है, उसके बाद फर्दर रिजोल्यूशन हो रही है मैग्नेटिक सेक्टर से पास हो रहा है, तो डबल कर्व बनता है, पहले कर्व बनेगा फिर दोबारा कर्व बनेगा। दिस इज आल्सो डायग्राम ऑफ डबल फोकसिंग एनालाइजर। HREIMS जो है हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मास स्पेक्ट्रम कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों चीजें मॉलिक्यूलर मास से पता चल ही जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता चल जाता है। डिटरमाइन वेरी प्रिसाइज मासेस ऑफ मॉलिक्यूल एंड फ्रैगमेंट विद 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस। एनालाइजर ऑफ हाई रेजोल्यूशन बोथ मैग्नेटिक इज एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन, यानी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है ये एनालाइजर।
हाउ वी डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम करेंगे, ये तो सारी चीजें आ गई हमारे सामने कि हाई रेजोल्यूशन लगा दिया, लो रेजोल्यूशन लगा दिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कैसे करेंगे, अब क्या मेथड है प्रैक्टिकली हम कैसे मालूम करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टू डिटरमाइन बाय यूजिंग HREIMS, और भी बहुत सारे मेथड है। मैंने कहा था आइसोटोपिक पीक जब हम पढ़ रहे थे, तो आइसोटोपिक पीक्स की मदद से भी अगर हमारे पास हाई रेजोल्यूशन नहीं है, लो रेजोल्यूशन है, जिसके जरिए से मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हाई रेजोल्यूशन चाहिए, वो नहीं है, तो M+1 M+2 पीक्स तो लो रेजोल्यूशन में भी आ जाती है। तो उन आइसोटोपिक पीक्स के जरिए से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है। दूसरा जो हमारे पास है वो HREIMS हमारे पास अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक अवेलेबल है, तो इसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे प्रैक्टिकली वो देखते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने मॉलिक्यूलर मास पता चल गया LREIMS से, फिर हम उसी सैंपल को रन करते हैं HREIMS में। अच्छा, एक बात समझना इसमें है, हमने EIMS इस्तेमाल किया, LREIMS, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम आयनाइजेशन फेनोमेना सेम रखेंगे यानी EIMS, और एनालाइजर बदल देंगे HR के साथ, HREIMS हो जाएगा। ठीक है। हमने दूसरी बात, अगर हमने HREIMS इस्तेमाल किया, मॉलिक्यूलर मास पता नहीं चल रहा, हमने चेंज कर दी आयनाइजेशन फेनोमेना, हमने FD कर लिया, FDMS से मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, LRFDMS से मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए FDMS तो वही रखेंगे यानी आयनाइजेशन फेनोमेना वही रखेंगे, और LR को HR में बदल देंगे, एनालाइजर चेंज कर देंगे। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाते हुए आयनाइजेशन फेनोमेना वही रहेगा जिससे मॉलिक्यूलर मास कंफर्म हुआ है, सिर्फ एनालाइजर चेंज होगा। तो HREIMS टू डिटरमाइन, हम क्या किया, हमने LREIMS से मॉलिक्यूलर मास पता चला, फिर हमने HREIMS रन किया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता चल गया। कैसे पता चल गया, हमें एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास LREIMS से हमें जो मॉलिक्यूलर मास मिल रहा था 302.1, 302.2, जब हमने उसको HREIMS में रन किया तो अब आ गया 302 यानी 300, पहले था 302.2, अब है 302.2346, यानी पहले एक डेसिमल प्लेसेस तक था, अब 4 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया, यानी अब मास एग्जैक्ट आ गया। क्योंकि जब हम 302.2 लेते हैं तो वो एज अ होल नंबर होता है, एक इंटीग्रल वैल्यू है। 302 तो बहुत सारे कंपाउंड का मास हो सकता है, लेकिन 302.2349 ये किसी एक का मास हो सकता है, यानी इससे हम और ज्यादा नैरो हो गए। तो 5 डेसिमल प्लेसेस पर हमें मास पता चल गया। अब हम क्या करेंगे फार्मूला की तरफ जाने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू डिटरमाइन पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इंटीग्रल मॉलिक्यूलर मास बाय यूजिंग द रूल ऑफ 13। एक रूल है, रूल ऑफ 13 कहते हैं उसको, जिसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर मास हमें बताया जाए इंटीग्रल वैल्यू की 302, उसकी मदद से बहुत सारे पॉसिबल फार्मूले जनरेट कर सकते हैं कि जनाब ये फार्मूला हो सकता है 302 जिसका मास है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, C12H22O9, C11H46O5, तो ये सारे पॉसिबल फार्मूले हो सकते हैं जो रूल ऑफ 13 से जनरेट किए जा सकते हैं। सबका मास क्या होगा, 302। फिर हम क्या करेंगे, अब जब सब सारे फार्मूले आ गए, सबका मास 302, अब सबका एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करेंगे। दूसरा स्टेप, एग्जैक्ट मास का मतलब ये है कि जैसे कार्बन का 12.00, ऑक्सीजन 15.9234, हाइड्रोजन 1.0269, एग्जैक्ट मास सबके सब्स्टिट्यूट करेंगे और एग्जैक्ट मास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। ये एग्जैक्ट मासेस सारे फार्मूले के आ जाएंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, टू मैच द नियरेस्ट कैलकुलेटेड मास विद द प्रिसाइज मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व इन HREIMS एंड ऑब्टेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि जो हमारा HREIMS का जो एग्जैक्ट मास आ रहा है उससे कौन से पॉसिबल फार्मूले का एग्जैक्ट मास मैच कर रहा है 4 डेसिमल प्लेस तक, 5 डेसिमल प्लेस तक, जिसका मैच कर रहा होगा, जिसका क्लोज होगा, हम यही सपोज करेंगे कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है। ठीक है ना, ये ज्यादा करीब है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का तरीका है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो रूल ऑफ 13 की हमने बात की है कि हम पहले क्या करते थे, रूल ऑफ 13 के जरिए से पॉसिबल फार्मूले निकालते थे, लेकिन अब ये रूल ऑफ 13 का एक सॉफ्टवेयर बन गया है। अब इसमें निकाल भी सकते हैं एक बात। अच्छा, पहले हम कैलकुलेट करते थे, फिर सबके एग्जैक्ट मास निकालते थे, फिर HREIMS से जो मास आया उससे मैच करते थे। अच्छा, दूसरा फिर काम क्या हुआ, लोगों ने रूल ऑफ 13 की मदद से हर मास के पॉसिबल फार्मूले जनरेट कर लिए। जैसे मैंने कहा जी 80 के कितने हो सकते हैं, मैंने कहा जी निकाले तो 6 बन रहे हैं या 8 बन रहे हैं, वो मैंने निकाल लिए। उन सब के एग्जैक्ट मास भी कैलकुलेट कर लिए, सारा थ्योरेटिकल वर्क है सबके। फिर मैंने कहा जी 81 के निकाल लिए, उनके मास कैलकुलेट कर लिए। 82, इस तरह एक पूरी डायरेक्टरी बना दी जिसमें तमाम मासेस मौजूद हैं। डायरेक्टरी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बना दी जिसके अंदर तमाम मासेस मौजूद हैं। हम इंडेक्स में देख लीजिए 80 वाला मास, तो 80 वाला पेज, वो पेज नंबर बताएगा जी 62 खोलेंगे तो उसमें तमाम 80 मास के पॉसिबल फॉर्मूले लिखे होंगे और एग्जैक्ट मास लिखा होगा। इससे हमारा काम आसान क्या हो गया, अगर हमारे पास ये डायरेक्टरी मौजूद है तो हमें रूल ऑफ 13 से फॉर्मूले भी नहीं बनाने, एग्जैक्ट मास उनके कैलकुलेट भी नहीं करने, हमने सिर्फ डायरेक्टरी खोलनी है, 80 मास निकालना है पेज नंबर 62 और उसके ऊपर हमने तमाम 80 मास के फार्मूले बने हुए, उनके एग्जैक्ट मास लिखे हुए, हमने सिर्फ मैच करना है अपने HREIMS के एग्जैक्ट मास से कि कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है, बस वो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कि ये फार्मूला है। ये दूसरा तरीका। तीसरा और इससे एडवांस मेथड ये है कि रूल ऑफ 13 का एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो जब हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल दिया गया इंस्ट्रूमेंट के सॉफ्टवेयर में, और जब हम HREIMS मालूम करते हैं तो HREIMS मालूम करने के बाद हम उस सॉफ्टवेयर में वो जो मास आया हुआ है 302 वो डाल देते हैं। वो पॉसिबल फार्मूले, रूल ऑफ 13 का काम वो कर देता है और जनरेट कर देता है पॉसिबल फार्मूले। फिर एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करना वो भी करके दे देता है, वो सारे आ जाते हैं। तो फिर HREIMS वाला जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम उनके फार्मूलों से मैच करके ऑपरेटर हमें खुद बता देता है। हम ऑपरेटर के पास सैंपल देने जाते हैं, जब सैंपल लेने जाते हैं वापस स्पेक्ट्रा लेने जाते हैं तो हमें लिख के दे देते हैं भाई इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो सकता है, वो खुद ही उनसे मैच करके आपको लिख के दे देगा। तो ये काम और आसान हो जाता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन किस तरह से ये सारा काम हो वो मैंने आपको बता दिया कि रूल ऑफ 13 क्या है, एग्जैक्ट मास कैलकुलेट किया जाता है, सारी चीजें कैसे होती हैं। अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने बताया हुआ है कि जनाब डायरेक्टरी कैसे होती है और सॉफ्टवेयर होता है, ये वही चीज आ गई। अच्छा, आगे हम चलते हैं। ये देखें एग्जैक्ट मास की बात, क्योंकि HREIMS हमेशा एग्जैक्ट मास बताता है। हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास क्या है जी 1.00782, इसी तरह कार्बन 12 का, नाइट्रोजन 14 का, ऑक्सीजन 16 का। तो एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास जो एग्जैक्ट मासेस हैं वो पुट करके आपने एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ये सारे एग्जैक्ट मासेस लिखे हुए हैं, इनके रिलेटिव अबंडेंस भी लिखी हुई है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जो मैंने सारी बात आपसे की है उसकी एक एग्जांपल कि किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन किया जाता है। सपोज हमने एक मॉलिक्यूलर मास मालूम किया LREIMS के जरिए से और वो आ गया 60, ठीक है 60। अब हमने HREIMS पे रन किया तो मास आ रहा है 60.0585, 60.0585, ये HREIMS से आ रहा है। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? We obtain possible molecular formula with their exact masses are, अब हमने रूल ऑफ 13 के जरिए से, ठीक है, रूल ऑफ 13 डायरेक्टरी के अंदर रूल ऑफ 13 के जरिए से हमने ये पॉसिबल फार्मूला निकाले, वो हम आगे पढ़ेंगे रूल ऑफ 13 क्या होता है।
तो रूल ऑफ 13 से हमने ये 4 फॉर्मूले जनरेट किए कि ये 4 पॉसिबल फॉर्मूले हैं किसके, जिसका मास 60 है। 60 को सामने रख के हमने 4 फॉर्मूले जनरेट कर लिए। अगर हम कैलकुलेट करें सबका मास 60 होगा, इंटीग्रल वैल्यू। अच्छा, अब हमने क्या किया, इन सब का एग्जैक्ट मास कैलकुलेट किया। पहले तो इंटीग्रल वैल्यू थी, अब एग्जैक्ट मास सबका अलग होगा, सबका अलग है ये एग्जैक्ट मास। अच्छा, डायरेक्टरी के अंदर यहाँ तक काम हुआ हुआ होता है, एग्जैक्ट मास कैलकुलेट किया हुआ होता है। सॉफ्टवेयर के जरिए से भी यहाँ तक काम किया हुआ होता है। ये काम हम मैनुअल भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी यहाँ तक काम करके देता है। अब हमारा काम क्या है, हम देखेंगे जनाब ये जो प्रिसाइज मास आया हुआ है HREIMS का, ये किससे मैच कर रहा है, 60.0585, इससे भी मैच नहीं कर रहा। ये तो दूसरे डेसिमल पे भी चेंज हो गया, दूसरा डेसिमल चेंज, दूसरा डेसिमल चेंज, यहाँ आ रहा है 60.05754, दूसरे डेसिमल तक सही रहा, तीसरा डेसिमल किसी तक करीब। तो सबसे ज्यादा मैचिंग यहीं पर है 60.05754। हम ये कहेंगे कि जी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C3H8O हो सकता है। ठीक है, C3H8O हो सकता है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ हम जा सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल आप कहें। जी जी, इफ़त फातिमा साहिबा आप पूछना चाह रही हैं। जी सर, ये LREIMS और HREMS दोनों से हम लोग मॉलिक्यूलर मास ही पता करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन से करेंगे? EIMS जो है एक टेक्निक है मास की, ठीक है, जिसमें हमें ये शो हो रहा है कि ये आयनाइजेशन फिनोमेना इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जब आप LR लगाते हैं तो ये शो करता है LR एनालाइजर को, लो रेजोल्यूशन, ये एनालाइजर की टाइप शो कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल जो पूरा बनेगा ना LREIMS। अगर आप सिंपल आयनाइजेशन फेनोमेना को शो करना चाहते हैं तो EIMS, लेकिन उसमें एनालाइजर भी तो लगा होगा ना, तो उसको पूरा अगर आप लिखेंगे तो LREIMS लिखेंगे। इसका मतलब LR शो कर रहा है एनालाइजर को और EIMS शो कर रहा है आयनाइजेशन फेनोमेना को। इसके जरिए से मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। लेकिन जब आप LR को चेंज कर देंगे HR से तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता चल सकता है। ठीक है, टेक्निक बेसिकली EIMS ही है, लेकिन उसकी एनालाइजर को शो करने के लिए आप LR और HR लगाते हैं। ये सर, अभी आपने जो एग्जांपल दी थी उसमें 60.05 जो था वो उसका तो मॉलिक्यूलर मास था ना? जी जी, मॉलिक्यूलर मास था, लेकिन वो आपके थ्योरेटिकल मास जो आपका आ रहा है फॉर्मूले का, वो जो प्रिसाइज HREIMS जो इंस्ट्रूमेंट का कैलकुलेटेड मास है उसके करीब आ रहा है, तो उससे हमें पता चल गया कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो सकता है। ओके सर। ठीक है जी, और कोई सवाल? और कोई क्वेश्चन सवाल करना चाहें स्टूडेंट्स? कौन है? सुफियान नजीर साहब, जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं भाई? सुफियान नजीर साहब। जी सुफियान नजीर साहब, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? एनालाइजर से मॉलिक्यूलर मास लेना हो तो क्या उसी से एनालाइजर से मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं ले सकते हैं? एनालाइजर चेंज करना पड़ता है, सिंपल एनालाइजर लगा होता है किसी भी टेक्निक में, हमेशा लो रेजोल्यूशन एनालाइजर लगा होता है। कोई भी आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक ले लें, चाहे EIMS ले लें, FDMS ले लें, उसमें लो रेजोल्यूशन लगा होता है एनालाइजर। मॉलिक्यूलर मास हमें पता चलता है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाते हैं तो फिर हम उस टेक्निक के अंदर एनालाइजर को चेंज कर देते हैं। वैसे सिंपल लगा होता है लो रेजोल्यूशन। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला कंफर्म करने के लिए एनालाइजर वाला पार्ट चेंज कर दिया जाता है, उसको हाई रेजोल्यूशन में लगाया जाता है। हाई रेजोल्यूशन नहीं लगा होता नॉर्मली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, लो रेजोल्यूशन लगा होता है।
आपका अनम्यूट नहीं हो रहा सुफियान नदीर साहब, हाल मैंने जवाब दे दिया। और कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल कर लीजिए। जी ओके सर, ठीक है। अच्छा जी, और तो कोई सवाल नहीं है किसी को? बात वाज़ेह हो गई है? कितने स्टूडेंट्स हैं आज? 13 तक चले गए। ठीक है, बस यहीं ख़त्म करते हैं क्लास, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिग्री ऑफ सुल्तान आफ्ताब साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर अच्छा समझाया आपने। जी बस ये नहीं सर, समझ आ गया। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सर वो आपने पिछली स्लाइड में जो मॉलिक्यूलर आयन पीक बताई है हमें, पिछली क्लास की स्लाइड है, उसमें मुझे बेंजीन का जो आपने स्ट्रक्चर बताया था सर, उसकी आयन पीक वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने लेक्चर पीछे खोल के देखा था, तो अगर आप वो बता सके तो बेहतर रहेगा। बेंजीन जो मैंने क्या बताया था, मैंने सर ये बताया था कि लेक्चर, जो एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं ना, उनकी जी जी मॉलिक्यूलर पीक बहुत स्टेबल होती है, बस ये बात हुई थी, और तो कुछ नहीं। क्योंकि वो सर ये स्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है, वो स्टेबल होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर पीक उनकी बहुत प्रोमिनेंट आती है। इजीली उसको आप कंफर्म कर सकते हैं, ये सारी बात है। सर इसमें दो पीक्स आ रही है, एक एम प्लस आ रही है और एक एम प्लस वन आ रही है, तो एक आयन पीक आ रही है हमारे पास और आइसोटोपिक एक। पीक्स कहलाती हैं, आइसोटोपिक पीक्स आइसोटोप्स की वजह से आती हैं, वो पूरे मास में आती हैं, लेकिन बाकी जो माइक्रोन पीक से पहले जो आइसोटोपिक पीक्स आती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पता भी नहीं चल सकता। लेकिन जो माइक्रोन पीक के बाद जो आती हैं, जो कि और बाकी कोई पीक आती नहीं है फ्रैगमेंट की, सारे फ्रैगमेंट तो छोटे होते हैं माइक्रोन से, तो वो नज़र आ जाती हैं एक दो पीक्स, और वो ज़्यादातर M+1 M+2 तक ही नज़र आती हैं, उससे आगे वो और छोटी होती चली जाती हैं। इसलिए जो है ये M+1 M+2 पीक आइसोटोपिक पीक्स हम कहते हैं इनको, और ये मॉलिक्यूलर आयन पीक को भी कंफर्म करती हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देती हैं ये। ओके सर। ठीक है, चलें बस यहीं ख़त्म करते हैं, क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।